जैसे मैंने आपको बोला था सिग्निफिकेंट, हम लोग रिवीजन की बात करते हैं। मैंने बोला था सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर मैंने बोला था कि भाई आपको लेफ्ट साइड से चलना है और जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर से भी क्वेश्चन है पेपर में, ठीक है, हो जाएगा ना। हेलो, थोड़ा सुनो, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। तो मैंने बोला था कि हम लोग जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे मैंने बोला था कि भाई 0.004, अगर मैं बात करता, अरे ये क्या हो गया, 0.004 की अगर मैं बात करूं, 0.004 ना, 0.004, तो यहां पे लेफ्ट साइड से अगर आप चलोगे 1 2 3, जितने भी जीरो आपको दिखे कैंसिल कर दो, और जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट। तो कितना नॉन जीरो बच रहा है यहाँ पे, सिर्फ 4 बच रहा है ना, 4 तो बचा, तो ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाए। कितना, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। मैंने कौन कौन से रूल आपको बताए थे सिग्निफिकेंट के, मैंने बोला था कि हाँ, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं। अगर दो नॉन जीरो के बीच में जीरो आ रहा है तो सिग्निफिकेंट होगा। उसके बाद मैंने बोला था कि अगर राइट साइड में जीरो आ रहा है लास्ट में, अगर कभी भी जीरो जो है वो नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में है तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट होगा ना। जैसे 300 ये काउंट होगा सिग्निफिकेंट में, ध्यान देना। कितने सिग्निफिकेंट होंगे, 3 सिग्निफिकेंट। तो आप इसको लिख सकते हो, डिपेंड करता है कि वो कैसे लिखा हुआ है। दोनों सही है। उसके बाद हमने आपको बोला था कि मोलैरिटी क्या होती है। अगर हम लोग मोलैरिटी की बात करते हैं, याद है किसी को, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अपॉन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें सॉल्यूशन होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। एक बताया था मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होती है, सेम ही होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो कॉमन ही रहेगा। वहां पे मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड करते हैं ना। अगर हम लोग, हाँ, अगर हम लोग मोलैरिटी की बात करते हैं तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। उसके बाद हमने कुछ मोल फ्रैक्शंस की भी बात की थी हमने, याद होगा आपको। अच्छा, मोल फ्रैक्शन हम लोग यहाँ भी पढ़ने वाले हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर में थोड़ा सा आएगा वहाँ पे। मोल फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग दो सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करते हैं, दो बाइनरी सॉल्यूशन या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, दो से ज़्यादा सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, तो उसमें हर एक सॉल्यूशन का कितना पार्ट अवेलेबल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। मतलब इंडिविजुअल कितना कितना पार्ट रहेगा एक एक सॉल्यूशन का, उसी को हम लोग मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे अगर कोई एक कंटेनर है, उसमें हम लोग दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, ठीक है,
ठीक है, एक सोल्यूशन ये हो गया और दूसरा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ए और बी को मिलाया हमने, ठीक है, ए प्लस बी। अब ए का मोल फ्रैक्शन कितना होगा इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की बात करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जिसका मोल फ्रैक्शन हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं, क्या हुआ, जिसका मोल फ्रैक्शन हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स को आप ऊपर रखो और टोटल नंबर ऑफ मोल्स से हम डिवाइड करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। जैसे बी वाले का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना हुआ तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा, एनबी। एनबी को ऊपर रखते हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस एनबी। अच्छा, मैंने बोला था कि दोनों का सम जो होता है वो 1 होता है, याद रखना, दोनों का सम क्या होता है 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। कैसे हो जाएगा ये भी आपको बता दे रहा हूं, दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर दोगे तो ऊपर आएगा Na प्लस एन बी और नीचे भी Na प्लस एन बी है, कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा ना। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर दोनों मोल फ्रैक्शंस के अगर हम लोग सम की बात करते हैं तो 1 आता है, इस बात को भी याद रखेंगे। उसके बाद हमने बताया था स्टोकियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स, कुछ स्टोकियोमेट्रिक क्वेश्चंस की बात की थी हम लोग। जैसे इतने ग्राम मीथेन का कंबशन कराते हैं तो इतना ग्राम बनता है कार्बन डाइऑक्साइड या इतना H2O बनता है, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। हमने स्टोकियोमेट्रिक क्वेश्चंस की बात की थी कि हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट या मीथेन का कंबशन कराते हैं तो इतना ग्राम बनता है कार्बन डाइऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड, तो इतने ग्राम से कितना बनेगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन हमने किया था ना। हाँ, उसके सम्स 1-2 आ सकते हैं एग्जाम में। उसके बाद और हमने क्या बात की थी, परसेंट कंपोजिशन। परसेंट कंपोजिशन मतलब इंपीरिकल फॉर्मूला कि भाई ए इक्वल टू इतना है, बी इक्वल कार्बन का इतना परसेंट, हाइड्रोजन का इतना परसेंट, ऑक्सीजन का इतना परसेंट, बताया था ना। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें इंपीरिकल फॉर्मूला फाइंड करते हैं। कैसे, सबको पहले ऐड करो 100 के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर 100 के बराबर नहीं हुआ तो जितना पार्ट बचेगा वो ऑक्सीजन का होगा। फिर उसके बाद सबका नंबर ऑफ मोल फाइंड करते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, सबका मोल आता है, बताया था। और जो सबसे छोटी वैल्यू होती है मोल्स की उसको सब में डिवाइड करते हैं, बताया था। फिर उसके बाद उसके रेशियो को उसके एलिमेंट के सामने रखते हैं, कार्बन हाइड्रोजन जो कुछ भी है, मल्टीप्लाई करोगे इंपीरिकल फॉर्मूला आता है, बताया था ना। मल्टीप्लाई करोगे तो इंपीरिकल फॉर्मूला आएगा। फिर उसके बाद उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट दिया होता है क्वेश्चन में, तो हम लोग इंपीरिकल फॉर्मूला मास निकालते हैं, इंपीरिकल फॉर्मूला मास और उसका मॉलिक्यूलर वेट, उसको डिवाइड करते हैं, जो वैल्यू आती है n की उस n से मल्टीप्लाई करते हैं उस फॉर्मूला में, इंपीरिकल फॉर्मूला में, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है। वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। और क्या आ सकता है, लिमिटिंग रिएजेंट आ सकता है, लिमिटिंग रिएजेंट पूछा रहेगा क्या होता है, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट आप हाँ आप बता सकते हो क्या होता है, मतलब कोई रिएक्शन का वो पार्ट जो रिएक्शन को स्टॉप कर देता है, रिएक्शन को लिमिट कर दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। यही सब चीज़ें आएंगी, कुछ भी अलग से नहीं आने वाला। मैंने बहुत इजी पेपर बनाया हुआ है और ये देखते हुए बनाया हुआ है कि सभी लोग कर लें, ऐसा बनाया हुआ है। आप खुद देखोगे तो आपको लगेगा पेपर तो बहुत आसान है, अगर आपने ढंग से थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो। और अगर थोड़ा भी नहीं पढ़ा है तो फिर क्या बोल सकते हैं अभी तो। किसमें, कौन से? देखो न्यूमेरिकल्स जो है वो मुझे लगता है कि 2-3 ही है मुश्किल से, बहुत होगा 3-4 क्वेश्चन होगा, और वो सब बहुत आसान बनाया हूँ, बहुत इजी है।
मतलब आपको समझ लो कि पेन थोड़ा सा उठाओगे हो जाएगा, ठीक है। मैंने ऐसा बनाया हुआ है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। लेकिन जितना बताया मैंने, यहाँ पे रिवीजन कर लेना अच्छे से, यहीं से आने वाले हैं, कुछ भी अलग से नहीं आने वाला। पेपर बहुत आसान बनाया, टेक्स्ट बुक से जो पढ़ाया गया सब वहीं से आएगा, ठीक है। हाँ कौन पढ़ लो, क्या उसमें अलग से लिखा होगा? क्या उसमें मोल फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा? ये टेक्स्ट बुक वाले रॉन्ग नहीं होंगे, उसका रीजन मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसका रीजन मैं बता दे रहा हूँ। जब भी कोई देखो स्टेट गवर्नमेंट की जो बुक्स होती हैं या एनसीईआरटी है, चलो मान लो एनसीईआरटी को तैयार करने में, या स्टेट जो गवर्नमेंट की बुक्स होती हैं, इसको बहुत सारे जो प्रोफेसर्स होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, पहले उसको देखते हैं। ऐसे बुक तैयार नहीं होती, आप समझ लो। ऐसे क्या हुआ कि बहुत सारे ये सड़क छाप लोग बहुत सारे बुक्स ले लिए, उसके बाद देख करके बना दिए बुक और बोल दिए मैंने बनाया, तो उनका नाम हो गया। बहुत सारी बुक्स ऐसे मार्केट में चल रही हैं, मतलब कुछ भी देखा लिख दिया, अरे मैं राइटर हूँ, मैंने लिखा है। ऐसी सारी बुक्स तो मैं बना सकता हूँ 2 मिनट के अंदर। लेकिन ये है कि जो उन्होंने पहले वो उसको अच्छे सुपरवाइज करते हैं, आईआईटीएंस होते हैं, एनआईटीएंस होंगे, पीएचडी लोग जो होते हैं मैक्सिमम जो होते हैं यूनिवर्सिटी के, वो सब पहले उसको देखते हैं कि कहाँ पे रॉन्ग है, कहाँ पर क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये बुक्स में मिस्टेक्स बहुत कम होती हैं क्योंकि वो प्रॉपर देखते हैं। और वहाँ पर जो आप बोल रहे हो डाइजेस्ट छोड़ो, अभी डाइजेस्ट तो डाइजेस्ट होता ही नहीं है, तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रॉन्ग होता है। जैसे कभी कभी तो टारगेट वगैरह में भी हो जाता है, जबकि टारगेट नहीं होना चाहिए देखा जाए तो, बट एक आध 2 क्वेश्चन वहाँ भी निकल जाता है, तो होता है, कहीं कहीं हो जाता है। अरे वो सब छोड़ो, जेई और नीट के पेपर में कभी कभी एक आध 2 क्वेश्चन रॉन्ग आ जाता है, तो उसमें क्या करते हैं? वहाँ भी एक बार तो ऐसा क्वेश्चन आया कि कोई टीचर सॉल्व नहीं कर पाया। जेई एडवांस में पेपर था, फिजिक्स का था या केमिस्ट्री का था, वो किसी टीचर से हिला ही नहीं, सबका दिमाग डिस्टर्ब हो गया। कोई टीचर नहीं कर रहा, बच्चों को छोड़ दो, शायद एक टीचर कर पाया था, एक कोटा का था कोई, बस एक ही टीचर सॉल्व कर पाया, बाकी तो मुझे लगता है कोई सॉल्व ही नहीं कर पाया, सब धुरंधर हार गए। इस बार जो नीट का पेपर आया उसमें जेईई एडवांस का क्वेश्चन आ गया था। अच्छा, नीट वालों को नीट का जो पेपर होता है वो एनटीए करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो पेपर थोड़ा सा नीट का उतना हार्ड नहीं आता, मतलब ठीक ठाक आता है। तो लोगों ने बहुत चैलेंज कर दिया, अरे नीट का कुछ नहीं है, क्या है, 2 मिनट में सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, ऐसे वैसे कोई लेवल ही नहीं है। उसने एक्सेप्ट को चैलेंज किया इस बार, ठीक है, और उसने चैलेंज को एक्सेप्ट किया, सॉरी, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ कि ऐसा पेपर बनाया ना, सबकी वाट लग गई। अब आप समझ लो, कुछ क्वेश्चन उठा के जेईई एडवांस का दे दिया नीट में, अब सारे बच्चे पागल हो गए, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ठीक है। जितने बच्चे निकल रहे हैं पेपर देके, सबकी हालत खराब, सब कांप रहे हैं, बुखार हो गया किसी को, ठीक है, अरे क्या हो रहा है। कुछ टीचर्स देख रहे हैं तो उनकी भी हालत खराब हो गई कि पेपर कहां से आ गया। तो पेपर उसने जानबूझ के बनाया था, क्योंकि लोगों ने उसको चैलेंज किया था। पेपर उतना हार्ड वैसे आता नहीं है, बट देखा जाए तो ऐसे क्वेश्चन जेईई एडवांस में ही आते हैं। ओवरऑल कोई बात नहीं, तो हम लोग आगे चलते हैं। यहां से रिवाइज करना, सारे क्वेश्चन यही से हैं। अब बहुत सारी चीजें मैं बता भी चुका हूं आपको, ठीक है। अब और ज्यादा नहीं बता सकता, ठीक है, अब और ज्यादा नहीं बता सकता, नहीं तो पूरा पेपर ही हो जाएगा फिर, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर की तरफ। देखो, हाइड्रोकार्बन्स में 4 पार्ट हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक मतलब बेंजीन की बात करते हैं, 4 पार्ट हैं उसमें। तो अगर एल्केन सिर्फ आ रहा है एग्जाम में तो मैं करवा दूं फटाफट, बहुत टाइम नहीं जाएगा उसमें एल्केन में, क्योंकि पूरा चैप्टर तो होने में बहुत टाइम जाएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा चैप्टर है ना, 4 पार्ट है उसमें।
फोन कहाँ पे है? लेके आओ। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, यहाँ पे क्या होगा, एक गैस है उसका प्रेशर है P1 और दूसरी गैस उसका क्या है P2 है, P1 एंड P2। यहां पर क्या होगा कि उन्होंने बोला था कि अगर इनको हम मिक्स करते हैं आपस में, नॉन रिएक्टिंग गैसेस होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। दो नॉन रिएक्टिव गैसेस को अगर आपस में मिक्स करते हैं तो उनका जो इंडिविजुअल प्रेशर होगा, इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर होगा, वो टोटल प्रेशर के बराबर होता है। ये किसने बोला था? डाल्टन ने बताया था। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या होगा? हाँ, रिएक्टिव होंगे तो फिर टोटल प्रेशर फाइंड कैसे कर पाएंगे हम? इंडिविजुअल तब फाइंड कर पाएंगे, तभी सम हो पाएगा ना उसका। ठीक है, रिएक्ट नहीं करने चाहिए। P1 प्लस P2। अच्छा, हमने आइडियल गैस इक्वेशन भी आपको बताया था। इसमें एक फॉर्मूला था, PV इक्वल टू NRT था ना, PV इक्वल टू NRT। तो यहां पर P इक्वल टू क्या था? NRT अपॉन V, यही था ना, NRT अपॉन V। अच्छा, पहले वाले का अगर हमको प्रेशर फाइंड करना होगा तो क्या होगा? P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? N1 RT अपॉन क्या था? V1 हो जाएगा। और अगर हम लोग P2 फाइंड करेंगे तो क्या होगा? N2 RT अपॉन क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा। यही तो होगा। ऐसे ही अगर तीन गैसेस आपस में मिक्स है तो P3 हो जाएगा। P3 इक्वल टू क्या होगा? N3 RT अपॉन V3। कुछ पार्ट, थोड़ा सा पार्ट एल्कीन का है और थोड़ा सा पार्ट अल्काइंस का है। ठीक है, तो उतना शॉर्ट में 10 को एग्जाम है ना, बहुत छोटा दिया, हो जाएगा। अगले लेक्चर में करा दूंगा। ठीक है, अगले लेक्चर में करा दूंगा। बहुत छोटा टॉपिक है, ज्यादा नहीं दिया है। 3-4 रूल है। एक मार्कोनिकॉफ दे रखा है, एक डिहाइड्रो हैलोजनेशन दे रखा है और एक वही अल्काइंस की रिएक्शन दे रखा है। ठीक है, हो जाएगा, डोंट वरी। पूरा चैप्टर नहीं है। अब यहाँ पर टोटल इसको हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या होगा? P1 प्लस P2 कितना हो जाएगा? N1 RT अपॉन V प्लस क्या होगा? N2 RT अपॉन V। तो अगर आप इसको यहाँ पर कुछ कॉमन लोगे ना, RT अपॉन V क्या हो जाएगा? कॉमन, और ये हो जाएगा N1 प्लस N2, और आगे तक होगा तो जाएगा ना N3 N4, इस तरह से। तो यहां पर क्या हो जाएगा? टोटल प्रेशर। अच्छा, यहां से अगर आप देखना चाहो तो इसको N टोटल लिख सकते हैं, N1 N2 N3, N टोटल हो जाएगा। P टोटल इक्वल टू RT अपॉन V, और ये हो जाएगा N टोटल। यहां से जो फाइनल फॉर्मूला निकल के आता है वो यहां पर होता है P1 इक्वल टू X1 इंटू P टोटल। P1 इक्वल टू X1 इंटू P टोटल। इसको नोट करिए। अगर हमको P1 फाइंड करना होगा तो उसका मोल फ्रैक्शन और P टोटल से मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखना। मोल फ्रैक्शन है ना, मोल फ्रैक्शन से आया, अभी जो बताया था N1 प्लस N2 प्लस N3, वहां से आया है। X1 मतलब मोल फ्रैक्शन है पहले वाले का, पहले वाले सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन है X1। तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमको कभी भी, ये कहने का मतलब ये है कि अगर हमको किसी पहले सॉल्यूशन का प्रेशर फाइंड करना है तो वो उसके टोटल प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, ये कहने का मतलब है। नहीं, n स्क्वायर क्यों होगा? क्योंकि P टोटल में तो n आता है। P टोटल में n कहाँ आएगा? PV इक्वल्स टू NRT, तो NRT अपॉन V। वो P टोटल थोड़ी होता है।
वो पी टोटल मतलब अलग अलग गैसेस का प्रेशर है। आइडियल गैस इक्वेशन थोड़ी हो वहां पे। आइडियल गैस इक्वेशन तो नॉर्मल प्रेशर होता है ना, यहां पर पी टोटल मतलब अलग अलग गैसेस का प्रेशर है, उसको हमने सम किया है, ये कहने का मतलब। x1 है मोल फ्रैक्शन, n1 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 मोल फ्रैक्शन है, अलग है। P1 ना अलग अलग है, और क्या सेम थोड़ी होगा, अलग है। अब मैं थोड़ा आपको एक्वस टेंशन समझाना चाहता हूं, बहुत ध्यान से देखना। हाँ लिखो, अ मिक्सचर ऑफ 28 ग्राम N2, अ मिक्सचर ऑफ 28 ग्राम N2, N2 मतलब नाइट्रोजन गैस, 8 ग्राम हीलियम, 8 ग्राम हीलियम He, 8 ग्राम हीलियम, कुछ गिरा अभी जस्ट, ये तुम्हारा गिर गया। 8 ग्राम हीलियम एंड 40 ग्राम नियॉन, 40 ग्राम नियॉन हैज 20 बार प्रेशर, हैज 20 बार प्रेशर, 20 बार प्रेशर। हाँ प्रेशर यूनिट होती है ना, प्रेशर की यूनिट को बार बोलते हैं, मालूम है। 40 बार सॉरी 20 बार प्रेशर। व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर, what is the partial pressure of each of these gases? क्या हुआ? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं तुम बताओ, बोलो। और ये तुम कौन सी राइटिंग लिख रहे हो, पहचान पाओगे? चलो ये क्वेश्चन पहले मैं बताता हूं आपको, फिर आप ट्राई करना, ठीक है। देखो देखो ध्यान से, इसमें हमें क्या पूछ रखा है, पार्शियल प्रेशर ना। हेलो हेलो, इधर इधर इधर, पार्शियल प्रेशर पूछ रहा है, तो पार्शियल प्रेशर कैसे बताएंगे हम लोग? देखो पार्शियल प्रेशर जब भी फाइंड करना हो तो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है। क्या फॉर्मूला बताया था पार्शियल प्रेशर का? पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ध्यान से देखना, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। देखो हमको कितना दे रखा है N2 गैस, 28 ग्राम। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है नाइट्रोजन का? 14। यहां पर N2 दे रखा है तो कितना हो जाएगा 28। तो अगर हम लोग इसका मोल्स फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस, ठीक है। यहां पे क्या होगा, इसका वेट कितना दे रखा है 28 ना, तो 28 अपॉन 28 हो जाएगा, कितना आएगा 1। अगर हम लोग N2 गैस के मोल्स की बात करेंगे ना। उसके बाद और क्या दे रखा है, हाँ 8 ग्राम होगा। देखो 8 ग्राम हीलियम ना, अच्छा हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 20। कौन बातें कर रहा है? नहीं 4 होता है, 4 होता है, नियन का 20। इसका वेट कितना दे रखा है 8 ग्राम। 8 ग्राम अपॉन 4 ग्राम 2 मोल। हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है 4 होता है।
ना, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका मोल्स कितना आ गया, 2 आ गया। अब उसके बाद थर्ड क्या दे रखा है, तीसरा नियॉन दिया है, मेरा ओमेगा से कितना ग्राम नियॉन, नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन कितना आया, 1 आया। अगर हम लोग नियॉन की बात करेंगे तो 2 आया, और नियॉन का बाकी है, हो गया था। अबे यार अभी तो हो जाएगा ना, हाँ अभी हो जाएगा, ठीक है, टाइम भी दिख रहा है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या होगा, हमको मोल फ्रैक्शन फाइंड करना पड़ेगा। तीनों का मोल्स आ गया, N2 का कितना था, N2 का 1 मोल ना, और नियॉन उसका सॉरी हीलियम का कितना था, 2 मोल। अब जब आपने सबके मोल फाइंड कर लिए तो सबका मोल फ्रैक्शन ही फाइंड हो जाएगा। अगर हम लोग मोल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ Na की बात करेंगे तो Na का मोल कितना आया था, 2 मोल, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, 2 + 2 + 1 कितना होगा, 2/5। 2/5 किसका मोल फ्रैक्शन आया, नियॉन का। साइड चलो, सारे लोग चिपक चिपक के बैठते हैं। मुझे तो कोई नहीं दिख रहा तुम दोनों के अलावा। अब देखो यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका मोल्स आप ऊपर रखो और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, 2 + 2 + 1, ठीक है। ये भी कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा ना, 1/5। फिर उसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर हम लोग बात करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम, टू अपॉन क्या होगा, 2 + 2 + 1, ये भी क्या होगा, 2/5। अब अगर मुझे पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है तो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर अगर मुझे फाइंड करना है किसका, नियॉन का, तो नियॉन का मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन इनटू कितना होगा, टोटल प्रेशर, क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर। पहले ध्यान से समझने की कोशिश करिए, नोट बाद में भी कर सकते हैं, नोट करना जरूरी नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने समझा तो नोट वैसे भी कर पाओगे, और अगर नहीं समझा तो कितना भी नोट करके रख लो उसको। अब उसके बाद देखो यहां पर अगर हम लोग मोल फ्रैक्शंस की बात करेंगे नियॉन की तो कितना आया था, 2/5, और टोटल प्रेशर आई थिंक 20 बार है ना 20 बार। तो यहां पर क्या होगा, 5 4 जा कितना हो जाएगा, दे रखा है क्वेश्चन में, ये हो जाएगा 8 बार हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन कितना आया, 8 बार ना, और अगर मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन फाइंड करना होगा तो क्या होगा, 4 बार। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितना हो जाएगा, बताओ, 1/5। मोल फ्रैक्शन ऑफ और क्या बच रहा है अभी, हीलियम, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2/5 × 20,
वही हो जाएगा 8 बार। हाँ 8। यही पूछा था ना, यही पूछा हुआ है ना भाई, बताओ। क्वेश्चन आई है, आई पेज नंबर 159, क्वेश्चन नंबर आई। अ नियॉन डाइऑक्सीजन मिक्सचर कंटेन्स, वो लिखा हुआ है ना 70.6 ग्राम डाइऑक्सीजन। ये क्वेश्चन आपको करके बताना है, एकदम सेम है, सेम यही कॉन्सेप्ट है, ट्राई करो आप लोग। आई क्लास वर्क है, अभी ट्राई करो सब लोग, एकदम सेम यही कॉन्सेप्ट है। पहले मोल्स निकालो, पहले मोल्स, फिर उसके बाद मोल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर आई, पेज नंबर 159। क्या हुआ? टेक्स्ट बुक नहीं है तो फिर मैं क्या करूं? किसी के पास नहीं है? क्वेश्चन बोल दो सर। टेक्स्ट बुक सर एक मिनट बोलना पड़ेगा। चलो अच्छा लिखो, मैं बोल रहा हूँ। देखो ये गधों के पास नहीं है ना टेक्स्ट बुक, तो बोलना पड़ेगा। चलो ठीक है, लिखो, मैं बोल रहा हूँ। अ नियॉन डाइऑक्सीजन, जिसके पास नहीं है टेक्स्ट बुक लिख लो। अ नियॉन डाइऑक्सीजन मिक्सचर, नियॉन डाइऑक्सीजन मिक्सचर कंटेन्स, नियॉन डाइऑक्सीजन मिक्सचर कंटेन्स contains 70.6 ग्राम, 70, नियन का 20। हाँ नियॉन का होता है ना, 70.6 ग्राम डाइऑक्सीजन एंड 167.5 एंड 167.5 ग्राम नियॉन, 167.5 ग्राम नियॉन। रुको जरा। इफ प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, if pressure of the mixture, if pressure of the mixture, pressure of the mixture of the gases in the cylinder, if the pressure of the mixture of the gases in the cylinder is 25 bar, 25 bar, what is the partial pressure of, what is the partial pressure of, what is the partial pressure of dioxygen, what is the partial pressure of dioxygen and neon in the mixture, and neon in the mixture। ये क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग। एंड नियॉन एकदम जैसे बताया गया, एकदम सेम वैसे ही होना है। पहले मोल्स निकाल लो, फिर मोल फ्रैक्शन, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब इनको आपस में मिक्स किया गया, हाँ, और बोला गया कि इसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा ना, इन दोनों का पार्शियल प्रेशर कितना होगा। पहले मोल्स निकाल लो। अगर हम लोग मोल्स की बात करते हैं तो क्या होगा, मोल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन। अगर नियॉन की मोल्स की बात करते हैं तो वेट हो जाएगा 167.5। नियॉन का होता कितना है, 20 ना, डिवाइड करने पे कितना आ रहा है, 168 ना। अब देखो उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइऑक्सीजन। अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइऑक्सीजन की बात करते हैं, कौन है,
ऐसा मत है, तो हम लोगों को डर लग रहा है। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा? वेट कितना दिया हुआ है? 70.6 अपॉन कितना होगा? नहीं, ऑक्सीजन का होता है 16, 32 हो जाएगा ना। तो यहां पर क्या होगा? ये कितना हो जाएगा? बोल रहा है 32। अब उसके बाद बात करते हैं एक्वस टेंशन। हाँ, कौन सा? ये तो नियॉन का क्या हो जाएगा? इसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, 8.4 और यहां पर क्या होगा? 2.206। ये कितना आ जाएगा? 8.4 अपॉन ऐड करो, कितना आ रहा है? 8.60, 10 पॉइंट, 10.606 डिवाइड करने पे कितना आ रहा है? देख लो। क्या इधर पहुंच दे तुम्हें 0.792। अब यहाँ पे क्या होगा? अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करेंगे, अभी हम लोग मोल फ्रैक्शन फाइंड कर रहे हैं ना, कितना आएगा? ये कितना आ रहा है? नहीं क्या? 1/5 हो जाएगा ना अप्रोक्स। तो यहाँ पर क्या होगा? इसको टोटल प्रेशर कितना दे रखा है? 25। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4/5 इंटू 25 और ये कितना हो जाएगा? अब बात करते हैं हम लोग एक्वस टेंशन की। बहुत ध्यान से देखना, एक्वस टेंशन। अब उसके बाद देखो, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हमने कोई लिक्विड फिल कर रखा है एक कंटेनर में, इसको बहुत ध्यान से देखना। एक कंटेनर है और इसमें हमने लिक्विड फिल रखा है, इसको देखो पहले। अब उसके बाद क्या होगा? इसमें हमने एक कंटेनर ले रखा है जो कि क्लोज्ड कंटेनर है और यहाँ पर एक हमने लिक्विड फिल कर रखा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि लिक्विड जो होते हैं ना, वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। अच्छा, एक होता है वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है कि जो बहुत इजीली वेपर में कन्वर्ट हो सके, मतलब ऐसा लिक्विड जो वेपर में कन्वर्ट हो जाए उसको वोलेटाइल बोलते हैं, वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है, वोलेटाइल लिक्विड। नहीं, हीट करने पर वो लिक्विड में कन्वर्ट, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट से मतलब नहीं है। आप उसको हीट करो और वो वेपर में कन्वर्ट हो सके तो वोलेटाइल, और अगर कन्वर्ट नहीं हो तो नॉन वोलेटाइल, जो वेपर ना बनाए। हाँ, मतलब जो वेपर में कन्वर्ट हो पाए उसको वोलेटाइल। तो ऐसी भी चीजें होती है जो नहीं होती? बहुत सारी चीजें हैं। नहीं, वो तो सॉलिड से सीधे वो गैस फॉर्म में जाता है, वो तो सब्लिमेशन हो गया ना। अब यहाँ पर ये लिक्विड की बात हो रही है, वोलेटाइल लिक्विड। कैन कन्वर्ट इनटू वेपर। किसका मतलब? वही बता रहा हूं, देखो तो मैंने बोला कि कोई वोलेटाइल लिक्विड है। वोलेटाइल का मतलब जो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाए उसको हम लोग वोलेटाइल बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे जैसे इसको टेम्परेचर हम देंगे तो यहाँ पर होता क्या है कि सारे जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो वेपर में कन्वर्ट होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ वेपर्स यहाँ से निकलेंगे और ये क्लोज कंटेनर है इसलिए वेपर बाहर नहीं जा सकते, आपको पता है, बाहर तो जाएंगे नहीं क्योंकि हमने ऊपर से क्लोज कर रखा है यहाँ पे। अब होता क्या है कि ये जो वेपर्स होते हैं ये फिर से वापस आते हैं। हमने लिक्विड को हीट किया
लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुआ, हमने ऊपर से कंटेनर को क्लोज कर रखा है, इसलिए ये वेपर बाहर नहीं जा पाएंगे। अब उसके बाद होता क्या है कि ये जो वेपर्स यहाँ से इसकी सरफेस टकराने के बाद फिर से वापस आते हैं और इस लिक्विड की सरफेस पर एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। ये जो वेपर्स ऊपर गए थे वापस आने के बाद इस सरफेस पे क्या करेंगे, एक प्रेशर क्रिएट करेंगे और उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं उसको? वेपर प्रेशर। इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। क्लास 12 में भी है, इसलिए ध्यान से देखो। इसको वो वेपर प्रेशर बोलते हैं। वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर क्या होता है? प्रेशर exerted by pressure exerted by pressure exerted by vapor on the surface of liquid। मतलब लिक्विड की सरफेस पे वेपर का जो प्रेशर क्रिएट होगा उसको हम लोग बोलेंगे वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे उसको? और जैसे जैसे वेपर्स बढ़ते जाते हैं उसका प्रेशर भी बढ़ता रहता है। वेपर ज्यादा होंगे तो प्रेशर भी ज्यादा होगा ना, और अगर प्रेशर ज्यादा होगा उसको बोलते हैं, जितना ज्यादा प्रेशर होगा प्रेशर एक टाइप से लगना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि एक सोल्यूशन में ज्यादा प्रेशर एक में कम प्रेशर, ऐसा होता है क्या? नहीं, मतलब पूरे सोल्यूशन में एक जैसा प्रेशर क्रिएट होगा, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं उसको? सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। और इसी को बोलते हैं एक्वस टेंशन। क्या बोलते हैं इसको? एक्वस टेंशन। इस प्रेशर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वस टेंशन। तो पहले आप उसको बनाइए, फिर मैं बोल रहा हूं उसको नोट करिए। ये हो गया, नोट करो जरा। द वेपर प्रेशर, ये लिखने के बाद ठीक है। द वेपर प्रेशर reaches a maximum called the saturated vapor pressure। हाँ, maximum called the saturated vapor pressure। The pressure exerted by हाँ उसी में है। The pressure exerted by saturated water vapor is called aqueous tension। हाँ, aqueous tension is called aqueous tension। ये जो वेपर है वो लिक्विड की सरफेस पे तो प्रेशर डाल रहा है ना। हाँ, लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है, उसी को बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर ड्राई गैस का एक प्रेशर जो होता है, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इक्वल टू, यहां पर P टोटल दे रखा है। हाँ, P टोटल माइनस P एक्वस टेंशन। ठीक है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। देखो, अगर हम लोग बात करते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में, तो यहां पर क्या होता है, इसमें मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है। अगर गैस के पार्टिकल्स की बात करते हैं, गैस के पार्टिकल्स की बात करेंगे, यहां पे मूवमेंट बहुत ज्यादा होगा। ठीक है,
randomness movement occurs in gaseous particles. ठीक है, उसके बाद यहां पर क्या होगा, इसमें गैस पार्टिकल्स के बीच में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना. वेपर्स का जो प्रेशर होता है वो किसकी वजह से होता है, पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से ना. प्रेशर exerted by vapor is due to movement of particles. ठीक है, हाँ. उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो टेम्परेचर जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. अगर मान लो हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस के पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ जाता है. आपने देखा होगा वाटर को हीट करते हैं तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, वाइब्रेशन होता है ना वाटर मॉलिक्यूल्स में. तो यहाँ पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ठीक है, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, if temperature increases then kinetic energy of gaseous molecule, kinetic energy of gaseous molecule, ये क्या हो रहा है, kinetic energy of gaseous molecule, kinetic energy of gaseous molecule also increases. Also increases. ठीक है, खाओ फटाफट, तुम खत्म करो फिर आगे चलते हैं. ठीक है, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करेंगे. हाँ, फिर डेविएशन की बात करते हैं हम लोग. जल्दी नोट करो, हो गया. ठीक है, आगे चलते हैं. डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. देखो, आइडियल गैस और रियल गैस दो चीजें हैं. ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस है कि आइडियल गैस क्या होता है, रियल गैस क्या होती है. तो अगर मैं बात करता हूँ आइडियल गैस, मतलब जो सारे गैस लॉ को फॉलो करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइडियल गैस. मतलब बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ सबको फॉलो करे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल गैस. रियल गैस क्या होता है, कोई भी गैस लॉ को फॉलो नहीं करता. अगर हम लोग आइडियल गैस की बात करते हैं तो वहाँ पे कोई भी इंटरेक्टिव फोर्सेस काम नहीं करते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में. लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं, सारे इंटरेक्टिव फोर्स काम करते हैं. किसमें, रियल गैस में. नोट करना आइडियल गैस और रियल गैस. पहले आइडियल गैस नोट कर लो फिर रियल गैस नोट करना. हाँ, आइडियल गैस नोट करो. अ गैस दैट obeys all the gas laws, all the gas laws over the entire range of temperature, over the
entire range of temperature, entire range of temperature and pressure, entire range of temperature and pressure. Second, हाँ, second, there are no interactive forces, there are no interactive forces, sorry, there are no interactive forces between the molecules, there are no interactive forces between the molecules. And third note करना, between the molecules, the molecular volume, the molecular volume is, the molecular volume is, the molecular volume is negligibly small compared to the volume occupied by the gas, volume occupied by the gas. अब रियल गैस नोट करना. रियल गैस डज नॉट, हाँ, रियल गैस डज नॉट ओबे Boyle's laws. Real gas does not obey Boyle's law and Charles' law. Boyle's law and Charles' law. Boyle's law and Charles' law. Real gas does not obey Boyle's law and Charles' law. Under all the conditions, under all the conditions, under all the conditions, all the conditions of temperature and pressure, of temperature and pressure, a deviation from the ideal behavior, note करो, a deviation from the ideal behavior, a deviation from the ideal behavior is observed due to high pressure and low temperature. Deviation from the ideal behavior is observed due to high pressure and low temperature, high pressure and low temperature, high pressure and low temperature. The intermolecular attractive forces, the intermolecular attractive forces are not negligible, are not negligible. Intermolecular attractive forces are not negligible in real gases, in real gases. In real gases. At high pressure, at high pressure, at high pressure, the molecular मतलब लिखना, molecules लिखना, molecules, the molecules are very close to each other, the molecules is very close to each other. एक होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर,
अगर यहाँ पे Z क्या होता है, Z को क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है। अगर Z की इक्वल टू, Z की वैल्यू अगर हम लोग 1 कर दें, यहाँ पे Z की वैल्यू अगर 1 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, PV इक्वल टू nRT, याद रखना। या फिर 1 इक्वल टू क्या होगा, PV अपॉन nRT, 1 अपॉन V इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन nRT, ठीक है। सर Z और Z इक्वल टू होता है V रियल अपॉन V आइडियल। इसको नोट करिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये क्वेश्चन है आपका L। L मतलब लास्ट क्वेश्चन, L मतलब लास्ट क्वेश्चन। सभी लोग ट्राई करेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है। देखो PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT से नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। N की वैल्यू P दे रखा है, V दे रखा है और आपको टेम्परेचर भी दिया है। गैस कांस्टेंट R की वैल्यू 8.314 तो वहां से N निकल जाएगा और जब N निकल जाएगा तो मॉलिक्यूल भी निकल जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। बताओ जरा सब लोग। 314। ट्राई तो करो। PV इक्वल टू nRT फॉर्मूला लगेगा, उसमें N निकालना है आपको, बाकी सब दे रखा है। 0.50 दे रखा था ना, ये हो जाएगा 500 dm³। प्रेशर कितना दे रखा है, 0.08 इसको पास्कल में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 2 × 10⁵ पास्कल। और क्या होगा, अगर मैं N निकालूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, N इक्वल टू PV अपॉन RT। प्रेशर दे रखा है 2 × 10⁵, वॉल्यूम दे रखा है 500 और अपॉन क्या हो जाएगा 8.314 और टेम्परेचर है 300 टेम्परेचर, तो 300। यहाँ पे ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 20, ये 100 हो जाएगा। 100 होगा ना। अच्छा ओके ठीक है। देखो हमने उसको राउंड ऑफ लिया था ना, इसलिए वैल्यू ऐसी आ रही है। यहाँ पे 40 पॉइंट समथिंग आ रहा था, 8 9 के आसपास आ रहा था, तो हमने 40 लिया है अप्रॉक्स, इसको राउंड ऑफ किया था, इसलिए वैल्यू चेंज आ रही है। ठीक है, इसको आप एक बार ट्राई करना, फिर इसको नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू सो मच।